हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। ये लैंडमार्क जजमेंट्स एफआईआर से रिलेटेड है, सेक्शन 154 सीआरपीसी से रिलेटेड है। और अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैंने इंक्लूड किए हैं। मोस्टली इसमें जो भी केसेस हैं सब सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो है पांडुरंग चंद्रकर मात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एफआईआर इज ओनली रिपोर्ट अबाउट कमिशन ऑफ क्राइम। एफआईआर सिर्फ एक तरीके की रिपोर्ट होती है कि कोई क्राइम जो है कमिट हुआ है। ठीक है, इट in itself is not a substantive piece of evidence। ये जो है एक substantive piece of evidence नहीं है। substantive का क्या मतलब होता है? substantive का मतलब होता है एक जो संतोषजनक चीज होती है। अगर हम हिंदी में कहें तो उसे संतोषजनक कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये sufficient piece of evidence नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीके की रिपोर्ट है। एक तरीके की ये रिपोर्ट होती है जो सिर्फ हमें ये बताती है कि कोई क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा केस है जिसमें एक श्री शंभू दास @बिजोय दास, मतलब दो नाम हैं इनके, आप चाहे इस नाम से बुलाएं चाहे इस नाम से, लिखा ऐसे जाता है, वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2010। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एफआईआर अंडर सेक्शन 154 इज नॉट सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में भी वही बात कही कि ये जो सेक्शन 154 के अंडर जो एफआईआर रजिस्टर्ड लॉन्च करी जा रही है वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इट इज यूज्ड ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सेक्शन 145 में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है या सेक्शन 157 में कोराबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ भी इसका ये कोई सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स 2016 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 गाइडलाइंस इशू करी थी। 4 गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहली गाइडलाइन है द अक्यूज्ड इज अलाउड टू गेट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर अर्ली इन द जुडिशियल प्रोसेस। अक्यूज्ड को मतलब ये अलाउ किया गया कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए एफआईआर की, मतलब कि उसे अगर वो कॉपी मांगे तो उसे कॉपी दे दी जाए। ठीक है, सेकेंड चीज क्या, द रिपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स आफ्टर मेकिंग सच अ पेमेंट। देखो, अक्यूज्ड को जब भी कॉपी मिलेगी एफआईआर की तो उसको फ्री नहीं मिलती है। ठीक है, जो विक्टिम होता है उसके पास फ्री कॉपी जाती है एफआईआर की, लेकिन अक्यूज्ड को फ्री कॉपी नहीं मिलती है, उसे कुछ पेमेंट करनी होती है। तो जब पेमेंट हुई तो उसके विद इन 24 आवर्स अक्यूज्ड के पास वो कॉपी पहुंच जानी चाहिए, वो रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए। Within 24 hours of the FIR being recorded, copies of the FIR must be uploaded on the police website। ये इसके बाद क्या होना है कि पुलिस वेबसाइट पे या तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस वेबसाइट, अगर पुलिस वेबसाइट नहीं है तो स्टेट वेबसाइट पे किया जाएगा। ठीक है, सेंसिटिव केस रिलेटेड एफआईआर नीड नॉट टू बी अपलोडेड। अगर कोई सेंसिटिव केस है तो उसकी एफआईआर को अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। देखो, जैसे कोई रेप वगैरह का केस है तो ऐसे केस में जो है उसको वेबसाइट पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्ट्री 1916 का ये केस है। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एफआईआर इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस which is first in point of time and on strength of which investigation into that offense is commenced। इसमें क्या कहा गया एफआईआर के बारे में? बेसिकली यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं एफआईआर का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्टिव बताया कि एफआईआर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसका जो पूरा नाम है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर का फुल फॉर्म। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, और ये जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब इसके स्ट्रेंथ पर जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फोर्स में आती है या कमेंस होती है। ठीक है, फिर है हमारे पास हासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 का ये केस है। कोर्ट ले डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ एफआईआर। इसमें ऑब्जेक्ट्स बताए गए एफआईआर के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। ये क्या करती है? क्रिमिनल लॉ को, एफआईआर, भाई किसी ने जाकर कोई एफआईआर लॉन्च कराई
पुलिस स्टेशन में। तो उसने क्या किया, एक क्रिमिनल लॉ को मोशन में कर दिया, क्रिमिनल लॉ को फोर्स में लेकर के आ गई वो चीज, ठीक है, वो रिपोर्ट। फिर सेकंड पॉइंट क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल एक्टिविटी so as to be able to take suitable steps for tracing and bringing to book the guilty person, ठीक है। फिर है हमारे पास दूसरा केस एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी, 2020 का ये केस है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that if police refuses to register FIR then the information has to approach to SP। अगर आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने जो है, सबसे पहली बात तो पुलिस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो मना नहीं कर सकते हैं FIR को रजिस्टर करने से। बट अगर उन्होंने मना कर दिया, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस, तो क्या होगा, तो जो पर्सन है जो FIR रजिस्टर करवाना चाह रहा है वो SP को अप्रोच कर सकता है अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3। एंड देन, और अगर SP ने भी कोई जो है, SP क्या करेगा, जब SP के पास रिपोर्ट वगैरह गई, आप सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर SP के पास रिपोर्ट गई और अगर उन्होंने भी जो है वो अपने से सबऑर्डिनेट को कहेंगे कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करिए इस पर, लेकिन अगर वहां से भी जो है कुछ रिप्लाई नहीं आया, SP ने भी उस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर उसके बाद FIR जो है मजिस्ट्रेट के पास भी रजिस्टर कराई जा सकती है अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, ठीक है। फिर है उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस, ये जो केसेस हैं FIR ऑन टेलीफोन से रिलेटेड, ये जो 3 केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है सुनील वर्सेस स्टेट, 2003 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि FIR कैन बी लॉज्ड ऑन टेलीफोन, FIR को टेलीफोन पर लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले ये इस केस में कहा गया था, ठीक है, लेकिन अभी इस बात को कि टेलीफोन पर लॉन्च किया जा सकता है, इस बात को भी डिनाई किया गया। अभी आगे देखते हैं कौन से केस में वो हुआ। सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियास मनु शर्मा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, 2010 का ये केस है। Supreme Court held that phone calls made immediately after the incident to the police constituted FIR only when they are not vague and fabricated। देखो भाई, जब भी कोई FIR, मान लो जैसे इस केस में तो कह दिया, इस वाले केस में कह दिया कि आप FIR लॉन्च कर सकते हो टेलीफोन पे, ठीक है। उसके बाद किसी ने कॉल करके कोई भी मतलब बात करने की कोशिश की, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताने की कोशिश की। अब वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वो इतनी इमीडिएट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ तो तुरंत ही किसी ने फोन करके वो चीज बताई कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो काफी इमीडिएट होना चाहिए, ताकि अब जैसे ऑफेंस 1 दिन हो रहा है, 10 दिन बाद आप FIR रजिस्टर करा रहे हैं, तो ये 10 दिन बाद आप FIR रजिस्टर करा रहे हैं वो भी फोन पर, तो ये तो वेग हो गया ना। और इससे तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने कोई ना कोई पूरी स्टोरी, कोई ना कोई कहानी तैयार करके रखी होगी, ठीक है, पुलिस को सुनाने के लिए। तो वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर फोन कॉल्स पे कोई भी FIR को रजिस्टर किया जा रहा है तो वो काफी ज्यादा इमीडिएट पोजीशन में होनी चाहिए, तभी उसको जो है रजिस्टर किया जाएगा। Therefore, a telephone conversation would amount to FIR only if information about cognizable case is unambiguous। तो इसीलिए हम टेलीफोन की जो कन्वर्सेशन है उसको FIR तभी माना जाएगा। इन्होंने यहाँ कह दिया कि ठीक है, टेलीफोन पर आप जो है लॉन्च कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ना कुछ आपको इसेंशियल एलिमेंट्स है, मैं कहूँगी, जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो इस वाले केस में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आप तभी जो है एक टेलीफोन कन्वर्सेशन FIR बन सकती है अगर ये सेटिस्फाई आप कर सको कि अनएम्बिगुअस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर ये केस है बहुत इंपॉर्टेंट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2013, ये भी टेलीफोन कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। इसमें कह दिया गया कि टेलीफोन की जो इन्फॉर्मेशन है वो FIR की तरह ट्रीट नहीं करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द टेलीफोन इन्फॉर्मेशन अबाउट कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड डिटेल्ड ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। भले ही उसका क्या नेचर था, कोई फर्क नहीं पड़ता उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का, आपने कितना उसके बारे में क्या भी डिटेल दिया, कुछ उस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसको हम एज एन FIR, टेलीफोन कन्वर्सेशन को एज एन FIR ट्रीट नहीं कर सकते। फिर बात आती है सेकंड FIR की। अब सेकंड FIR क्या आप रजिस्टर करा सकते हो या नहीं करा सकते, वो इन 3 केसेस में क्लियर किया गया। अमित भाई अनिल चंद्र शाह वर्सेस CBI 2013 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकंड FIR इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस और डिफरेंट ऑफेंसेस
committed in course of same transaction is not only impermissible but also violative of article 21 of the constitution। तो इस केस में साफ साफ कह दिया गया कि आप सेकेंड एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं करा सकते हो। ये ना ही जो है मतलब हम इस चीज को ना ही परमिट करते हैं और साथ ही आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है। अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में इस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सब्सिक्वेंट एफआईआर इज नॉट परमिसिबल एंड लायबल टू बी क्वॉश्ड। वही बात कही गई कि अगर दूसरी एफआईआर सेम ऑफेंस से रिलेटेड अगर आपको करनी है तो वो परमिसिबल नहीं है और उसको क्वॉश कर दिया जाएगा। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर कैन नॉट बी सेकेंड एफआईआर। यहाँ पर क्या कहा गया 2021 के इस केस में कि सेकेंड एफआईआर जो है वो नहीं आप रजिस्टर नहीं करा सकते, विच इज सेम इन फर्स्ट एफआईआर। फर्स्ट एफआईआर उसी सेम बात से, उसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से आप एक बार करा चुके हो, तो क्या दोबारा सेम उसी पर्टिकुलर सेम ऑफेंस से आप दोबारा एफआईआर रजिस्टर करा दोगे? नहीं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन कवर्स विद इन इट्स एम्बिट नॉट जस्ट अलेज्ड cognizable offense but also any other connected offense that may be found to have been committed। देखो, जब भी कोई एफआईआर पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर मान लो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जरूरी नहीं है कि जो एलिज किया गया है, जिस चीज के लिए एलिगेशन लगाया गया है, जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एलिगेशन लगाया गया है, सिर्फ वही कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल करके आए इन्वेस्टिगेट करने के बाद। उससे और भी कई बाकी सारे कनेक्टेड ऑफेंसेस जो हैं उनका पता चल सकता है। तो इसलिए सेकेंड एफआईआर को हम दर्जा नहीं दे सकते, मतलब सेकेंड एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर सकते। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इफेक्ट ऑफ डिले इन फाइलिंग एफआईआर के बारे में बताया गया है। मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर is to obtain early information not only regarding the accused but also about the part played by the accused, nature of the incident and name of the witnesses। ये जो कहा जा रहा है कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करानी पड़ेगी कॉग्निजेबल केस में, ये अर्ली इंफॉर्मेशन दे रहा है सबसे पहले तो किसी भी ऑफेंस का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का। और ये जो अर्ली इंफॉर्मेशन है ये ना ही सिर्फ अक्यूज्ड के बारे में है, जो भी अक्यूज्ड ने किया ना सिर्फ उसके बारे में है, बल्कि ये इंसिडेंट का नेचर भी बताने में हेल्प कर रहा है और विटनेसेस के नाम भी हमें इससे पता चल रहे हैं। सो अ मेयर डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर थ्रोइंग अवे द प्रोसिक्यूशन केस। अब अगर थोड़ा डिले हुआ है एफआईआर को रजिस्टर कराने में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन केस मतलब प्रोसिक्यूशन का कोई केस ही नहीं बनता। ठीक है, लॉन्ग एंड अनएक्सप्लेनेबल डिले may create doubt and raise suspicion as to how the incident has happened। लेकिन अगर जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं ना, मान लो कि एक दिन यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, अब आप जाकर के 1 महीने बाद उस ऑफेंस की 1 मंथ डिले करके आपने उस ऑफेंस को रजिस्टर करवाया, तो ये अनएक्सप्लेनेबल डिले। या तो आप एक्सप्लेन करो कि इतना दिन हुआ क्यों, इतना टाइम क्यों हुआ, इतना टाइम क्यों लगा। आप कोर्ट को सेटिस्फाई करो इस चीज के लिए, पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई करिए कि आप मतलब क्यों इतना टाइम लगा, आपको आप एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर पाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिले है, जैसे 1 महीने का ही डिले अगर हो रहा है और ये अनएक्सप्लेनेबल है, आप बता भी नहीं पा रहे हो, रीजन भी नहीं दे पा रहे, कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं दे पा रहे कि किस वजह से इतना देर हुआ है, तो फिर यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है और सस्पिशन रेज हो जाता है कि किस तरीके से इंसिडेंट हुआ होगा। यहाँ पर तो फिर पुलिस ये सोचने लगेगी कि ये 1 महीने का डिले आपने इसलिए कॉज किया क्योंकि आप कुछ कहानी बना रहे होगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिले अगर आप करके जाते हो कोई एफआईआर रजिस्टर कराने, तो वहां पर सस्पिशन रेज पुलिस कर सकती है। ठीक है, वहां पर सस्पिशन रेज होना लाजमी है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास 2 और केसेस हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 एंड ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों केसेस में ये बताया गया दैट इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन, मतलब क्या ये चीज मैंडेटरी है पुलिस के लिए एफआईआर रजिस्टर करना अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 1। तो देखते हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बाय यूजिंग द वर्ड शैल अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 द लेजिस्लेचर हैड made it
intention very clear that there is no room for the discretion of a police officer under section 154 and is bound to register without going upon the credibility of information. तो इस केस में साफ साफ ये बात कह दी गई है कि जहां पर वर्ड शैल लिखा हुआ है, सेक्शन 154 जब आप देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि वहां पर शैल लिखा हुआ है, तो जहां शैल लिखा हुआ है वहां पर लेजिस्लेचर ने ये चीज साफ साफ इंटेंट कर दी है कि कोई भी रूम है ही नहीं यहाँ पर। आप कोई डाउट कैसे क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पर हमने पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन दिया है? जब शैल लिखा है तो कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं पुलिस ऑफिसर का, वो बाउंड है रजिस्टर करने के लिए, उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान वो ना दे कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आई है रिपोर्ट फाइल करने के लिए, उस वो इंफॉर्मेशन कितनी क्रेडिबल है। क्रेडिबल का मतलब है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इस बात का ध्यान न देते हुए जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपको उसको रजिस्टर करना है। एफआईआर तो रजिस्टर करनी ही करनी है, ठीक है। फिर है उसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड देन पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। भाई कोई भागा भागा आया है एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए, और अगर उसकी बातों से पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, डिस्क्लोज कर रही है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ, तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए। हाउएवर पुलिस में कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ओनली इन फ्यू केसेस टू एसर्टेन as to whether the information discloses the commission of cognizable offense or not। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस केस में ये भी कहा गया कि पुलिस जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस में, ठीक है, सिर्फ इस बात को एसर्टेन करने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाकई में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन बता रही है या नहीं। क्योंकि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो वो खुद फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। सो फॉलोइंग केसेस वेयर पुलिस कैन कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये 4 केसेस हैं जहां पर पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती, देख सकती कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो मैट्रिमोनियल केस में ऐसा कर सकती है, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में ऐसा कर सकती है, करप्शन के केस में कर सकती है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के केस में भी पुलिस ऑफिसर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स एफआईआर से रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जुडिशरी के लिए। चाहे आप किसी भी जुडिशरी के लिए अपेयर कर रहे हो, ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो भी हो सकता है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको अच्छी तरीके से हर एक बात समझ में आ गई होगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।